क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 इस किंग्स एंड क्रॉनिकल्स इसके 4th पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम मुग़ल एम्पायर के अंदर जो मनसबदारी सिस्टम था उसकी बात करेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑफिशियल्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वहाँ का, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मनसबदारी सिस्टम की बात करेंगे। मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1560s के बाद में, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बेस था मनसबदारी सिस्टम मुग़ल्स के लिए। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो मुग़ल नोबिलिटी क्लास थी, यानी कि जो हाई अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, उसमें किस ग्रुप के लोग उसमें होते थे। तो हम ये देखते हैं कि मुग़ल अरिस्टोक्रेटिक क्लास या मुग़ल नोबिलिटी में डिफरेंट बैकग्राउंड के डिफरेंट रेसेस के लोग होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर वर अरब्स, इरानियंस, तुर्क्स, ताजिक्स, इंडियन मुस्लिम्स एंड राजपूत आल्सो। तो ये डिफरेंट तरह के रेसेस को बिलोंग करने वाले ऑफिशियल्स उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में थे। और इसके पीछे वजह ये थी कि जो भी मुग़ल एम्परर्स थे वो ये चाहते थे, ख़ास करके अकबर से इसकी स्टार्टिंग हुई, कि कोई भी ग्रुप इतना बड़ा नहीं हो जाए कि वो उसके पास ज़्यादा पावर चले जाए। तो एक बैलेंस के रूप में उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट बैकग्राउंड वाले ग्रुप्स को अपनी सर्विस में रखा हुआ था। अब बात करते हैं हम मनसबदारी सिस्टम की। जैसा अभी जस्ट हमने बात की कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। तो मनसब वर्ड इट इज़ अ पर्शियन वर्ड और इसका मतलब होता है रैंक, रैंक या पद। हिंदी में अगर कहें तो पद, पोस्ट, ठीक है। तो मनसब ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है रैंक। अब इसमें दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन होते हैं, एक होता है जात और दूसरा होता है सवार। तो दो वर्ड्स इसके अंदर आते हैं मनसब के अंदर, एक तो आता है जात और दूसरा आता है सवार। अब जात और सवार में क्या डिफरेंस है? जात जो है वो इंडिकेट करता है जो भी ऑफिसर है उसकी पोस्ट को और उसकी सैलरी को, जबकि जो सवार है वो ये इंडिकेट करता है कि उसके पास कितने हॉर्समैन, यानी कि घुड़सवार सेना कितनी रहेगी उसके पास। तो दो बात हो गई। मनसब जो है उसमें दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन होते हैं, एक होता है जात जिसका मतलब होता है कि उस ऑफिशियल की क्या पोजीशन है इंपीरियल हायरार्की में, और दूसरा उसकी सैलरी कितनी होगी, ये जात से पता लगता है। और सवार से पता लगता है कि वो कितने हॉर्समैन अपने साथ रख सकता है। जनरली 1000 से ज़्यादा का जो जात और होता था उसको अमीर या उमरा वर्ग में माना जाता था, यानी कि उसको हाई रैंक माना जाता था जिसके पास 1000 से ज़्यादा का जात हो। तो ये मनसबदारी का जो मीनिंग है, वर्ड की मीनिंग, ये हमने देख ली। इसमें जात और सवार दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन थे। अब बात करते हैं कि जो ये मनसबदार होते थे ये किस तरह की ड्यूटीज़ करते थे। ये मनसबदार मिलिट्री कैंपेन के समय तो आर्मी को लीड करके जाते ही थे लड़ाई के लिए, बैटल के लिए, लेकिन जब लड़ाई नहीं होती तो ये अपने अपने प्रोविंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करते थे। तो दो तरह की ड्यूटीज़ थी उनकी, एक तो मिलिट्री कैंपेन्स में लड़ाई के लिए अपनी आर्मी को लेके जाना, अपने कैवलरी को लेके जाना, और दूसरा अपने प्रोविंस में एडमिनिस्ट्रेशन भी करना। तो मनसबदार के दो काम हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया और बैटल के समय, वार के समय लड़ाई करना, ये भी हो गया। अब ये जो मनसबदार होते थे ये अपने आर्मी के अंदर जो कैवलरी होती थी उसके लिए भर्ती करते थे, और उसमें घोड़े, अच्छी किस्म के घोड़े उनकी वो चेक वगैरह करते, और जो घोड़े अच्छे होते तो उनको वो पहचान के लिए घोड़ों के ऊपर निशान भी लगाई जाती थी, ब्रांडिंग की जाती थी उनकी। इसके लिए पर्शियन वर्ड यूज़ होता है दाग देना। दाग देने का मतलब है कि कोई भी गरम गरम मेटल से डिफरेंट सिंबल्स का साइज़ उसकी स्किन के ऊपर, घोड़े की स्किन के ऊपर बना देते थे, जिससे वो पहचान में आ जाता था कि वो किस मनसबदार का की आर्मी को, कैवलरी को बिलोंग करता है।
और जो टॉप मनसबदार होते थे उनकी आर्मी और उनकी कैवलरी को तो जो किंग होता था, एम्परर होता था, वो खुद ही चेक करता था कई बार। और इस तरह से ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये मुग़ल जो आर्मी थी उसका और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए एक बहुत मजबूत व्यवस्था थी। अब अगर जिसको मुग़ल नोबिलिटी क्लास में शामिल होना है, मुग़ल आर्मी या मुग़ल इम्पीरियल सर्विस में शामिल होना है, तो उसको जो अपनी तरफ से एक पिटिशन देना पड़ता था। इसके लिए पर्शियन वर्ड यूज़ होता है तजवीज़। तजवीज़ का अगर हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो प्रार्थना पत्र हो गया, एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो तजवीज़ देता था एम्परर को कि वो आर्मी में या वो एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होना चाहता है तो उसको इसमें शामिल किया जाए। अगर वो एप्लीकेंट जो भी है अगर वो सूटेबल लगता तो उसको मनसब दे दिया जाता था। जो मीर बख्शी नाम का एक ऑफ़िसर होता था, बहुत ही टॉप क्लास ऑफ़िसर, जो कि पे मास्टर जनरल भी होता था, यानी कि वो सैलरी वगैरह भी दिया करता था मीर बख्शी। वो कोर्ट में राजा के राइट साइड में खड़ा होता था और जितनी भी एप्लीकेशंस आती थी उन एप्लीकेशंस के बारे में राजा को बताता। और उसके बाद जो किंग होता था वो उसकी क्वालिटी को देखता, जो भी एप्लीकेंट है उसमें आना चाहता है उसको। और उसके बाद जब फाइनल हो जाता, डिसाइड हो जाता कि इसको सर्विस में रखना है, तो फिर उसका जो भी उससे रिलेटेड जो भी वर्क है वो मीर बख्शी अपनी सील और सिग्नेचर के ज़रिए पूरा करता और उसको अपॉइंटमेंट दे दिया जाता था। अब मीर बख्शी जैसे कि टॉप क्लास ऑफिसर था, उसी के तरह दो और मिनिस्टर्स होते थे जो बड़े टॉप क्लास मिनिस्टर्स थे। एक थे दीवान आला, और दीवान आला का काम जो था वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का था। और दूसरा था सद्र उस सुद्र। सद्र उस सुद्र जो था वो मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स या मदद माश या फिर जो जज और काजी था उनका इंचार्ज होता था। दीवान आला का जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसका तो ये काम था कि जो टैक्स वगैरह है, रेवेन्यू है, उसका हिसाब किताब लगाना और उसको ईयरली बताना कि इस बार हमें जो है इतना टैक्स मिलना है या इतना रेवेन्यू मिलना है, और जो रेवेन्यू आता था उसका हिसाब किताब रखना। जो सद्र सुद्र था उसका काम था कि एक तो जो डोनेशन का काम है, दान देने का काम है, वो करना। इसके अलावा जो जज और काजी हैं उनकी अपॉइंटमेंट करना, ये सब काम सद्र और सुद्र का होता था। इसके अलावा वो रिलीजियस मैटर्स को भी देखता था। ये जो तीनों मिनिस्टर्स हैं ये एक साथ मिलकर के एक एडवाइज़री बॉडी के रूप में काम करते थे और वो एम्परर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इस तरह से हम देखते हैं कि अकबर के टाइम पीरियड में मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो खाका है वो तैयार हो गया था। नॉबल्स, कुछ नॉबल्स ऐसे होते थे जिनकी आर्मी को और जिनकी ट्रूप्स को हमेशा एक रिज़र्व के तौर पर रखा जाता था, जिसको तैनात रकाब बोलते थे। तैनात रकाब एक रिज़र्व फोर्स की तरह थी कि अगर मान लो कभी कोई इमरजेंसी हो और अचानक हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम इस आर्मी का या इस कैवलरी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको तैनात रकाब बोलते थे, जो हमेशा राजा के पास ही रहती थी और जैसे ही उनको ऑर्डर मिलता था तो बहुत कम टाइम में वो एक्शन के लिए तैयार हो जाती थी। अब एक हम देखते हैं कि जो मुग़ल एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, काफ़ी वास्ट था। भी एक मैप हम आगे इसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे कि आज का जो पूरा इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का काफ़ी बड़ा पार्ट वो सारा मुग़ल एम्पायर में आता था। इतने बड़े एम्पायर में इंफॉर्मेशन को टाइमली सेंड करना और रिसीव करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। और इंफॉर्मेशन को टाइमली प्रोविंसेस में भेजना और वहाँ से इंफॉर्मेशन को वापस मंगवाना ये बड़ा ज़रूरी था। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स मुग़ल एम्पायर में अडॉप्ट किए गए थे। जैसे जो मीर बख्शी होता था, जो टॉप ऑफिसर था, वो वाक़या नवीस के काम को देखता था। वाक़या नवीस होते थे राइटर्स, जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते थे और जो भी राजा ऑर्डर जारी करता था उन ऑर्डर्स को लिख करके वो तैयार करते। इसको फरमान कहते हैं पर्शियन लैंग्वेज में। और जो नोबल्स या रीजनल रूलर्स के जो एजेंट्स होते थे, जिसको वकील बोलते थे, वो लोग भी
अखबारात ए दरबार मोहल्ला, यानी कि एक टॉप लेवल का जो पेपर था उसको तैयार करते थे, जिसमें डेट, टाइम और कोर्ट का टाइम ये सारा लिखा होता था। इस तरह से इन्फॉर्मेशन को टाइमली रिसीव करना और भेजना ये एक बहुत ज़रूरी काम था उनके लिए। इसके अलावा पोस्टल सिस्टम भी बहुत अच्छा सा उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था, जिसके अंदर जो जो भी चिट्ठियाँ वगैरह होती थी, जो भी लेटर्स वगैरह होते थे या जो भी ऑर्डर्स वगैरह होते थे, उनको फुट रनर्स यानी कि पैदल दौड़ने वाले जो कसीद या पथमार होते थे, ये कसीद और पथमार अगेन इट इज़ पर्शियन वर्ड, वो बांस के डिब्बे में उनको रखते और दौड़ करके ले जाते थे। साथ में वो अपने एक छड़ी रखते थे जिसमें घंटी लगी होती थी और वो घंटी में आवाज़ आती रहती थी, ताकि लोग जो है उन्हें पता लग जाए कि भाई ये एक तरह से जो ड्यूटी पर जा रहे हैं। और ये दौड़ लगातार चलते रहते थे, कहीं भी रुकते नहीं थे रास्ते में। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे इस तरह के पोस्टल स्टेशन बने हुए थे जहाँ पर एक पर्सन जो वहाँ पहुँचा है वो रेस्ट करता, उसके बाद उसको लेकर के दूसरा आगे बढ़ जाता था। तो टाइमली ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है सब जगह तक पहुँच जाती थी। अब हम देखते हैं कि वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह का था। तो इसमें आप देखें कि सबसे ऊपर टॉप पर तो सेंटर गवर्नमेंट, उसके बाद होते थे सूबा। सेंटर जो है वो सूबा में बटे हुए थे और सूबा जो थे वो सरकार में बटे हुए थे, सरकार परगना में बटे हुए थे, और लास्ट की जो सबसे छोटी यूनिट थी वो विलेज होती थी। ये सब मिनिस्टर्स के नाम है जो इसमें लिखे हुए हैं। तो हमें इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन हम ये जो इसका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये मैं मैप की बात कर रहा था, आप देखें ये मैप, ये 1605 से 1707 के बीच के टाइम पीरियड का है। इसमें ये जो पिंक कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ये तो 1605 का है, और 1707 में बाद में औरंगजेब के टाइम में ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको भी मुग़ल एम्पायर में शामिल कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना लार्ज एक्सटेंशन जो था वो इस मुग़ल एम्पायर का था। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि जैसे जो पूरा मुग़ल एम्पायर था उसको सूबाज में बांटा गया था। अभी जस्ट हमने वो एक टेबल देखी थी, उसमें था सूबा के अंदर भी 3 मिनिस्टर होते थे, दीवान, बख्शी और सद्र। ये तीनों वैसे ही काम करते थे जैसे सेंटर के अंदर दीवान आला, मीर बख्शी और सद्र काम करते थे। और इनका जो हेड होता था उसको बोलते थे गवर्नर, या हम पर्शियन लैंग्वेज में कहें तो सूबेदार बोलते थे, और सूबेदार डायरेक्टली एम्परर को रिपोर्ट करता था। अब इसके बाद सूबा जो था वो सरकार में बटा हुआ था, और सरकार के अंदर फौजदार जो थे वो होते थे। फौजदार के पास में बहुत ही हैवी कैवलरीज होती थी, और मस्किटियर्स यानी कि जो तलवार बाजी करने वाली सेना होती थी वो भी होती थी। ये जनरली जो वो एरिया जो कि दूसरे एम्पायर से लगते थे, यानी कि जो बॉर्डर एरियाज थे, जनरली फौजदार को वहाँ पर तैनात किया जाता था। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हम परगना की बात करते हैं। परगना यानी कि जैसे कि हम तहसील आजकल बोलते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। उसके अंदर 3 मेन ऑफिसर होते थे। एक होता था कानून गो जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड रखता था, दूसरा होता था चौधरी जो रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज था, यानी कि वो लगान वसूल करवाता था, और एक होता था काजी जो जस्टिस देने का काम करता था। इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर क्लर्क होते थे, अकाउंटेंट होते थे, ऑडिटर, मैसेंजर, ये सभी होते थे और ये सभी काम करते थे। अब इसके अंदर जो गांव होते थे, गांव के अंदर जो थी पंचायत वगैरह होती थी, और वो ऑफिशियल्स को हेल्प करती थी उनके काम में, जो मुग़ल ऑफिशियल्स होते थे उनके काम में। पर्शियन लैंग्वेज को उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बनाया हुआ था, और सारा काम पर्शियन लैंग्वेज में हुआ करता था। तो चलिए यहाँ से हम उसके क्वेश्चन सब देख लेते हैं। मनसबदारी सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप बड़े इजीली, अभी हमने डिस्कस किया। नेम द 3 इम्पोर्टेंट मिनिस्टर डिपार्टमेंट एंड मेंशन देयर वर्क, राइट एन अकाउंट
ऑन द कम्युनिकेशन एंड पोस्टल सिस्टम ऑफ मुगल्स, मेंशन द फीचर्स ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस। ये यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।